वेलकम एवरीवन, आई एम राघव वर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि इंग्लिश 100 मार्क्स का है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको क्या हो अच्छे से समझ में आए। और हमने यहाँ पे क्या किया है, सारा एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा यहाँ होने के बाद। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और फिर से रिपीट कर देना है कि वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक अच्छे से देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। मतलब क्या है कि आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हो। तो देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि हमने क्या किया, गांधी जी के बारे में बहुत ही ज़्यादा कुछ पढ़ा है। तो अब देखो फिर भी आंसर तो हमें थोड़ा ही सा लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। मतलब जो महात्मा गांधी हैं वो जो राष्ट्रपिता हैं या फिर बापू, इनके नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। मतलब जो उनका जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में। और कब, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। एंड डेड इन 30 जनवरी 1948। और आपको पता होगा कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। और जो महात्मा गांधी थे वो एक आध्यात्मिक नेता और एक महान राजनीतिज्ञ थे। He ran many movements against the British with the help of truth and non-violence। जो महात्मा गांधी है उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन को चलाया, लड़े। किसके दम पे, तो वो था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सच्चाई और अहिंसा के दम पर उन्होंने सारे आंदोलनों में विजय हासिल की। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। मतलब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बिहार के किसानों के लिए क्या किया। तो ये तो भाई हम जानते हैं कि महात्मा गांधी लीड द चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट्स अंडर हिज लीडरशिप। मतलब क्या है कि महात्मा गांधी ने अपने नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया और गॉट द फार्मर्स ऑफ बिहार फ्री फ्रॉम इंडिगो कल्टीवेशन। और क्या किया कि जो यहाँ के किसान थे बिहार के, उनको नील की खेती से मुक्ति दिलवाई। क्योंकि अंग्रेज़ क्या करते थे ना, यहाँ पे चंपारण में बहुत ज़्यादा नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती से क्या होता है कि वहाँ की जो ज़मीन होती है ना वो ख़राब हो जाती है और जो किसान खेती करते थे ना उनके हेल्थ में भी प्रॉब्लम आता था कुछ। तो इस कारण उन्होंने विरोध किया, किसके दम पे, तो महात्मा गांधी के दम पे। तो आप देखो यहाँ पे क्या किया ना, हमने आंसर का हिंदी भी लिखा है जिससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जिनको ना समझ में आए वो हिंदी देख के अच्छे से समझ लेंगे। तो उनके लिए क्या किया, मैंने आपको हिंदी भी लिख दिया है। और एक हमारी स्टूडेंट है सोनाली, तो उन्होंने क्या किया कि हर वीडियो पे कमेंट किया है। तो आप देखो ऐसे क्या होता है ना कि हमें पता चलती है कि आपको क्या है, कहाँ पे आपको कमी हो रही है, क्या आपकी डिमांड है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे। अगर आप कमेंट ही नहीं करते हो तो हमें पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हो। तो इसलिए कमेंट जरूर करके कर दिया करें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या समझते हो। तो आप देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे टू दो बार लिखा गया, ये टू वाला टू है तो ये नहीं होगा, टू है। ठीक है, एंड कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ एंड द सोशल बिहेवियर्स ऑफ द सोसाइटी। If culture is the mind of society, then civilization is the body। ये तो हमारा इंग्लिश में हो गया आंसर। अब हम हिंदी में आते हैं कि सभ्यता क्या है, आचरण की वह विद्या है जो मनुष्यों को कर्तव्यों के मार्ग की ओर इशारा करती है। मतलब जो ये सिविलाइजेशन है ना वो हमें बताती है ना कि हमारे कर्तव्य क्या बनते हैं, हमारी क्या ड्यूटी बनती है हमारे देश के प्रति। तो ये क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है। और जो संस्कृति है वो क्या है, हमारे जीवन का तरीका है। मतलब जिस तरीके से जो हमारा रहन सहन हो जाएगा, खान पान हो जाएगा, ये सब किसके अंदर आता है, तो संस्कृति के अंदर आता है। और समाज का सामाजिक व्यवहार, अगर संस्कृति है तो समाज का दिमाग सभ्यता है। ठीक है, सॉरी ये गलत मैंने बोल दिया। देखो क्या है ना कि अगर
संस्कृति समाज का दिमाग है, तो सभ्यता क्या है, शरीर है। मतलब आप देखो कि सभ्यता के अंदर ही संस्कृति आती है। तो ये यहाँ पे बोलना चाह रही थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि what do our holy scriptures tell us about universal human values। मतलब जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है ना, वो क्या बताते हैं वैश्विक मानवीय गुणों के बारे में। ठीक है, तो आप देखो, our holy scriptures make us aware of religion, also explain how human qualities should be and what evil they should avoid। मतलब क्या है कि हमारे जो पवित्र धर्म ग्रंथ होते हैं हमें धर्म से अवगत कराते हैं। मतलब वो हमें बताते हैं कि धर्म का रास्ता क्या होगा। ठीक है, यह भी बताते हैं कि मानवीय गुण कैसे होने चाहिए और इंसान के क्या गुण होने चाहिए। आप देखो, हमारी जो धरती है ना, उसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन उनमें से इंसान ही ऐसा है जिसको भगवान ने क्या की है, बहुत सारी स्पेशल पावर दी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मानव अगर हमें बनाया है भगवान ने, तो हमें उसके गुण को भी फॉलो करना चाहिए। तो हमारे धर्म ग्रंथ क्या करते हैं, यही हमें बताते हैं। जिस तरह मानव में क्या होता है, दया होता है, बोल सकते हैं, फीलिंग्स होती है। ये सब क्या है, सभी जानवरों में इतनी ज़्यादा नहीं होती, सभी जीव जंतु में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये मानव के गुण हैं। और हमें जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, ये भी बताते हैं कि किस बुराइयों से हमें बचना चाहिए। जैसे देखो, आपने पढ़ा होगा रामायण, गीता, ठीक है, महाभारत, कुरान, बाइबल। तो आप देखो, ये भी जो भी धर्म ग्रंथ है ना, हमें यही बताते हैं कि मानव को क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से करने से बचना चाहिए। जैसे आप देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महाभारत नहीं देखते हैं, वो रामायण तो देख के जो राम जी का जीवन था, भगवान राम का जो लाइफ था, उनसे बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो महाभारत नहीं देखना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप महाभारत देखोगे ना, तो आपको ये पता चलता है ना कि आप लाइफ में क्या नहीं करो। अगर ये भी सीख लो कि आपको क्या नहीं करना है, तो आप ऑफकोर्सली क्या करोगे, अच्छी ही चीज़ों को करोगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी तो बनाया गया है। आप देखो, फिर हम क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है B.1 में, उसमें आप देखो आधा लाइन लिखा गया है, फिर डैश दे के छोड़ दिया गया है, हमें फिलअप करना था। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, आप देखो अंडरलाइन भी किया है मैंने, लेकिन पता नहीं ऊपर नीचे हो गया है। तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ता है, तो ये थोड़ी मोड़ी मिस्टेक आ जाती है, बट इस पर हमें माइंड नहीं करना है। ठीक है, दैट इज द मैटर। हमें क्या करना है कि जो आंसर है वो आप भी समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या है आप भी समझ रहे हो, तो बस यहाँ पे लिखो, अपना कॉपी तैयार करो। इंडियंस ग्लोरी इज दैट, भारत की सुंदरता क्या है, तो इमूवेबल, मतलब जो हम अपने पथ पर स्थिर है, हम क्या है, अपने में बदलाव नहीं लाए हैं, यही भारत की सुंदरता है। फिर सेकंड है कि द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, भारत के जो गुण हैं उनके प्रति क्या है, क्या चार्ज लगाया गया, क्या कलंक लगाया गया है। तो आप देखो, हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। जो विदेशी लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया कि भारत के लोग अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं। तो ये सब हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, तो ये क्या है, बेबुनियाद है। फिर थर्ड में है कि वी डियर नॉट चेंज व्हाट, हमें क्या नहीं बदलना चाहिए और क्यों नहीं बदलना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक लाइन कहा था, वही यहाँ पे लिखा गया है कि वी हैव टेस्टेड द फाउंड ट्रू ऑन द अनेविल ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब उन्होंने क्या किया था कि अपने अनुभव की निहाई पे ये परखा था, ठीक है, कि हम जैसे हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये सच बात है। तो ये यहाँ पे लाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर फोर्थ जो है वो हम देखते हैं कि आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट ऑफ आवर इंडल्जेंस बिकॉज, मतलब हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने हमारे भोग विलास के लिए एक सीमा तय की थी, क्योंकि फिर इसके आगे क्या करना था, हमें लिखना था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर आर अनबैरिड। मतलब क्या है कि हम जितना चाहेंगे ना, जितनी ज़्यादा इच्छा होगी हमारा जो चाहत है ना, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब आप पूरा करोगे एक चीज़, आपके मन में दूसरी चीज़ की इच्छा जाग जाएगी। तो ये हमारे पूर्वजों ने हमें कहा था, और इसलिए क्या किया उन्होंने, हमारे भोग विलास की एक सीमा तय कर दी थी। फिर आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, मशीनरों का जो मशीनीकरण था, ठीक है, आधुनिकीकरण था, उसका आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा दे न्यू डैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी शुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। मतलब क्या है कि अगर हम मशीनों पे क्या होंगे, डिपेंड हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे, तो हम जो मानव के गुण हैं उसे खो देंगे और हम
उसके गुलाम बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमें मशीनों से अलग रखा। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आते हैं 1B.1.2, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फॉर यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी भारत की जो सभ्यता है वो यूरोप की सभ्यता से किस तरह अलग है, ये हमें बताना है। तो आंसर यहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज 1000 डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी जो भारत की सभ्यता है और यूरोप की सभ्यता है उसमें हजारों अंतर है, और हजारों नहीं उससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे अंतर है, जमीन और आसमान का फर्क है। वाइल इंडियन सिविलाइजेशन चूज अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअली फॉर डेवलपमेंट, वहीं पे क्या है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ मेटलिज्म, मतलब क्या है कि जहाँ पे भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से हजारों क्या है, दोनों के बीच हजारों अंतर है। जहां भारतीय सभ्यता विकास के लिए आध्यात्मिकता की मार्ग का चयन करती है, मतलब हम क्या करते हैं, आप देखो हम मशीनों का ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं, हम आध्यात्मिक गुण को बढ़ाते हैं, ठीक है, मानव की जो शक्ति है उसे पहचानते। तो हमारा जो सोच है ना विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, वो बहुत अलग है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अपेक्षा। अब देखो वहीं यूरोपीय सभ्यता ने भौतिकवाद के मार्ग को अपनाया, लेकिन वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मशीनों के आविष्कार को और इसी सब पे वो ध्यान देते हैं। तो ये क्या है, हमारे दोनों के बीच एक अंतर है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन जो था ना वो रिपीट हो गया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आंसर हमने सही टाइप किया था, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, गलती कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको अलग से लिखा हुआ है, आपको पता चल रहा है। तो क्वेश्चन देखो सेकंड जो है कि व्हाई डज गांधी सीज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, ठीक है, मतलब आप बताओ कि महात्मा गांधी ने क्यों कहा कि दिमाग क्या है, एक बेचैन पक्षी है, और कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, किस कारण से हमारा जो माइंड है वो इस तरह बेचैन रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर आंसर देखो कि गांधी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, ठीक है, मतलब आप देखो कि द मोर इट गिव्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, मतलब जो हमारा मन है, ठीक है, हमारी जो इच्छाएं हैं ना वो जितनी ज़्यादा हम पूरा करते जाएंगे ना उसकी चाहत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, अशांत पक्षी है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, ठीक है, स्पेलिंग WHAT होता है वाट का। तो आपको पता होगा कि द लॉट्स ऑफ इंडल्जेंस मेक द माइंड रेस्टलेस, मतलब हमारी जो बहुत ज़्यादा चाहत होती है ना, भोग की अधिकता मन को बेचैन बनाती है। मतलब आप देखो कि अगर आप सोच लोगे ना कि नहीं मेरा क्या है, इतने में ही काम चल जाएगा, तो आप क्या करोगे, एब्सोल्युटली उतने में काम चला लोगे। लेकिन अगर आपका मन रहेगा ना, आपको कितना भी दे दिया जाए, आपका अगर मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आपका माइंड क्या होगा ना, बेचैन ही रहेगा, ठीक है, आपको हमेशा लगेगा कि आपको क्या मिला, कम मिला। तो ये यहाँ पे इसलिए महात्मा गांधी ने मन को एक अशांत या फिर बेचैन पक्षी कहा था। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्कर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, डिड दे डू द राइट थिंग, मतलब क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे जो भोग विलास है, फिर से वही क्वेश्चन है कि उसकी एक सीमा क्यों तय की, एंड डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही किया। तो आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया कि जो एक सीमा तय की ना वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में बताऊँ, इससे पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। आवर एंसेस्टर्स डिस्कस ऑफ फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर बिकॉज दे सॉ द हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, मतलब उन्होंने ये देखा ना कि जो खुशी होती है वो बहुत हद तक मानसिक स्थिति है। मतलब आप देखो वही मैंने अभी भी आपको रिपीट किया कि अगर आप सोच लोगे ना कि इतने में आपका काम चल जाएगा, इतने में आप खुश हो, तो आप खुश हो जाओगे, ऑफ कोर्स खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आप मन में सोचो ना कि नहीं यार मुझे क्या है, हमेशा कम मिलता है या फिर मेरा नसीब अच्छा नहीं है, वो मतलब आप जितनी निगेटिव चीज़ों को सोचोगे ना उतना ही ज़्यादा आप दुखी रहोगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। एंड यस दे डिड द राइट
राइट थिंग, मतलब उन्होंने सही किया। क्योंकि आप देखो जितना अगर ठीक है मशीनों का आविष्कार ही कर लेते, मान लो हम बहुत आविष्कार कर ले, फिर भी क्या है आपको ये मन में रह जाएगा कि अगर नहीं हम इससे भी आगे बढ़ सकते तो आप और ज़्यादा आविष्कार करोगे, मतलब कहीं भी आपका क्या होगा, फुल स्टॉप लग ही नहीं पाएगा। आप क्या करोगे, बिल्कुल मन को बढ़ाते चले जाओगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि हमें जो विलासिता है और सुख है उससे वंचित रखा था, ठीक है। इसलिए उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया था। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हिंदी है तो आप अच्छे से देख लो। स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और अपना कॉपी कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। फिर देखो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि वो है कि वाई according to Gandhi have they struck with the same kind of love and exist thousands of years ago, should we do the same even today, ठीक है। मतलब क्या है कि आप देखो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं आज भी हजारों वर्ष पुराने जो हल होते हैं ना उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये सब जो हम चीज़ें का यूज़ कर रहे हैं ना ये क्यों करते हैं, मतलब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं महात्मा गांधी, इसे हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आप देखो हेयर, ठीक है, फिर मैंने आपको लाइन लिख दिया जो क्वेश्चन वाला है कि वी स्ट्रक विद द सेम काइंड ऑफ लव एंड एग्जिस्ट थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे गांधी जी वांट टू से दैट आवर सिविलाइजेशन इज इमूवेबल एंड रिमेन्स स्टडी एंड दिस इज हर ब्यूटी, मतलब क्या है कि हम आज उसी तरह के हल का उपयोग करते हैं जैसा वर्षों पहले मौजूद थे, ठीक है। हमारा तरीका क्या है, बिल्कुल नहीं बदला है। गांधी जी कहना चाहते हैं कि हमारी सभ्यता अचल और स्थिर है, मतलब हमने क्या किया, अपने में बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं बदला, ठीक है। हम अचल हैं और स्थिर हैं, और यही क्या है उनकी सुंदरता है, मतलब उनकी किनकी, भारत की सुंदरता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर फिफ्थ देखते हैं कि हाउ डिड आवर इंसेक्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, मतलब उन्होंने जो बड़े शहर थे उनको किस नज़र से देखा, किस नज़रिए से देखा। वाई वी आर द सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, और फिर क्यों उन्होंने ये कहा कि हम क्या है छोटे से गांव में ही खुश हैं, सुखी हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमने लिखा है आंसर कि आवर एंसेस्टर्स रीजन्स द लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अनलेस encumbrances, and it would be gangs of thieves and robbers, while flourishing and prostitution in them, मतलब क्या है कि आप देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये तर्क दिया था कि बड़े शहर क्या है, तरक भरक और बेकार के प्रलोभन है। मतलब आप देखो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब लोग आपस में बिजी हैं, अपने अपने काम में बिजी है, मतलब वहाँ पे शांति नाम की चीज़ ही नहीं आपको मिलेगी, ना ही खुशी नाम की चीज़ मिलेगी। तो इसलिए क्या है कि इन्होंने इसे बेकार कहा, ये बेवजह का प्रलोभन का जाल है जहाँ क्या है चारों और लुटेरों का गिरोह होगा, ठीक है, और उप उत्कर्ष और उनमें वैश्यावृत्ति के साथ साथ गरीब आदमी। फिर हाँ ठीक है, हम आंसर को यहाँ आगे बढ़ाते हैं कि एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन बिकॉज ऑफ दिस एविल दे वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, ठीक है। तो आप देखो कि जहाँ क्या होगा ना कि जो गरीब इंसान है उसे अमीरों के द्वारा लूटा जाएगा। आप देखो शहर में क्या होता है, वही तो होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, उसमें मजदूरों को कम कीमत देकर क्या करा जाता है, वहाँ पे मजदूरी करवाई जाती है। तो वहाँ पे एक तरह का आप उससे क्या कर रहे हो, ठग ही तो रहे हो, ठीक है। तो वो होता है शहर में, वैश्यावृत्ति आपको नजर आएगी, ठीक है, लुटेरे नजर आएंगे, चोर नजर आएंगे, प्रलोभन, बेवजह का प्रलोभन नजर आएगा। तो ये सब उन्होंने शहर में देखा और इसलिए उन्होंने क्या कहा एटलीस्ट कि इसलिए वे छोटे गांव में संतुष्ट थे, दे वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, ठीक है। तो द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली and followed their agriculture occupation, they enjoyed true home rule, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कैसे क्या करते हैं पूर्वज हमारे, जो घर के आनंद होते हैं, घर का शासन होता है, उसका आनंद कैसे लेते थे। तो आंसर आपको मैंने बताया कि आम लोग जो थे ना वो स्वतंत्र रूप से रहते थे, मतलब उन्हें ना किसी का लेना ना किसी को देना, ठीक है, अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो रहते थे और अपना कृषि व्यवसाय करते थे और उनका क्या काम था, खेती करना, ठीक है।
और वे सच्चे गृह शासन का आनंद लेते थे, और जो सच्चा जीवन होता है, ठीक है, तो उसका वो मज़ा लेते थे, आनंद लेते थे। मतलब आप देखो वो बिल्कुल सिंपल सा लाइफ जीते थे, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। वही क्या था, पहले के जो लोग थे ना इसी तरह का जीवन जीते थे, तो ये अच्छा भी लगता है, ठीक है। लेकिन अब आप देखो बहुत ज़्यादा अशांति रहेगी। आप देखो अगर आप चाहो भी ना कि मैं कुछ देर शांत रहूं, तो आपको बिल्कुल गाड़ी की आवाज़ आते रहेगी। मतलब शहर में आप देखो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, हर तरह का साउंड पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन, ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन, फिर से एयर पॉल्यूशन, तो मतलब सारा पॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप वहीं गांव में जाओ तो आपको शांति मिलेगी, आम के पेड़ के नीचे बैठो, ठंडी ठंडी हवा, बहुत मज़ा आता है। तो ये क्या है कि इसलिए उन्होंने गांवों को ज़्यादा अच्छा माना, ठीक है। फिर हम देखते हैं, ये देखो आप जो सेकंड क्वेश्चन है B.2 का, ठीक है, मतलब सेकंड क्वेश्चन का ग्रुप है एक, कहें B.2 में। तो आप देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहले वाला कंप्लीट होगा, और यहाँ पे भी आपको क्या है, ब्रीफली में आंसर देना है, मतलब बिल्कुल थोड़े में आंसर देना है। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं ना अति लघु, वही है। तो आप देखो क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब जो हमारे ऑथर हैं, लेखक हैं, उनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा आधुनिक सभ्यता, आधुनिक जो सभ्यता है वो क्या है, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियलिज्म एंड ट्रुथ। मतलब क्या है कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता सामग्री और क्रूरता की पूजा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि आप देखो किस तरह जो मशीनें हैं, सामग्री है, सामान है, उसी पर डिपेंड है, उसी को अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पूजा है आधुनिक सभ्यता, और क्रूरता की पूजा है। मतलब आप देखो अब मानवता बहुत कम नजर आती है, ठीक है, लोगों के अंदर क्या है, क्रूर भाव आ गया है, मतलब मानवता खत्म होते जा रही है। तो यही क्या है, आधुनिक सभ्यता का एग्जाम्पल डिफिनेशन दिया है महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन देखो कि व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब क्या कि हमें किस तरह क्या करना चाहिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन को के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा है, आप देखो कि द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशंस is to cling the old civilizations even as a child cling to the mother breast। मतलब क्या है, लेखक ने ये कहा कि आधुनिक सभ्यता से लिपटने के बारे में देशवासियों को बताया कि पुरानी भारतीय सभ्यता से उसी तरह चिपक कर रहना चाहिए जिस तरह बच्चा अपनी माँ की गोद से चिपक कर रहता है। मतलब उन्होंने ये बोला ना कि हमें क्या करना चाहिए, आधुनिकता पे उतना डिपेंड नहीं होना है। आप देखो जिस तरह छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में कैसे हमेशा चिपके रहता है, मतलब उनको माँ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखो उनको थोड़ा देर आप गोद में ले लो तो वो रोने लगेंगे मम्मी के पास जाने के लिए। तो उनको अपनी माँ के जो ब्रेस्ट होते हैं, माँ की जो छाती होती है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मतलब वो उनकी गोद में रहना चाहते हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जो पुरानी सभ्यता है ना उससे उसी तरह प्यार करना चाहिए और उसको बिल्कुल मतलब उससे लिपट कर रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे लेखक कह रहे थे। तभी क्या होगा कि हम जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, इससे बच पाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब क्या है कि भारतीय जो सभ्यता है ना, ठीक है, उसकी खास विशेषता क्या है ये हमें बताना है। तो आप देखो द डिस्टिंग्विशिंग characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। मतलब आधुनिक सभ्यता एक विशिष्ट विशेषता मानव की अनिश्चित चाहत है। मतलब आप देखो जो आधुनिक सभ्यता है ना, मन में क्या करती है ना, आपको अनिश्चित चाहत पैदा करती है। मतलब आपकी जो वांटेज होती है ना, आपकी जो ज़रूरत होती है, सबको बढ़ा देती है आधुनिक सभ्यता। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आप देखो मैं ज़्यादा अगर आपको डीपली में जाऊँ ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना है। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी। और अगर आपने अपने चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो पहले वो आपको देख लो। और मैं बिल्कुल कह सकती हूँ दावे के साथ कि अगर आप वो देख लो ना तो आपको अलग
से मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने इतने अच्छे से डिफाइन किया है। तो आप अगर वो पढ़ लोगे ना और फिर वापस आप यहाँ पे आओगे तो आपको बिल्कुल, आप देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ। तो इसलिए पहले वो वाला वीडियो आप जरूर देख लो। मैक्सिमम अगर आप सारा वीडियो भी देखो ना तो आपके लिए 2 घंटा भी बहुत है, ठीक है, मन से लेकिन आपको देखना होगा। तो आप आराम से देखो, अगर आप 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हो ना तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। नहीं तो आप देख लो कोचिंग क्लासेस जो वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक एक चैप्टर आप देख लो, एक दिन में क्या होगा, आपको 2 से 3 पैराग्राफ अगर कंप्लीट करा दिया जाए ना क्लासेस में तो ये भी बहुत होता है। तो अगर मैं आपको 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करा दे रही हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या करो भाई, यूज़ करो इसका, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपको लॉकडाउन में मिल रहा है ना तो फालतू में पबजी पे या फिर टिकटॉक पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये आपको काम नहीं देगा एग्ज़ाम के वक्त, आपको यही काम देने वाला है। तो अभी से अगर आप फोकस करोगे ना, क्या होता है आपको एग्ज़ाम के बाद रियलाइज़ होता है। तो बेहतर है क्या करो, आप पहले रियलाइज़ करो और पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन है कि द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन हाउ, मतलब उन्होंने किस तरह क्या कहा कि जो भारत आधुनिक सभ्यता है ना वो खतरा है। तो उन्होंने किस दम पे कहा ये हमें बताना है। तो आंसर देखिए, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन बिकॉज सम ऑफ द इमीडिएटली एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, ठीक है, बट its impact is battering away a permanent good for a momentary pleasure। मतलब क्या होता है, आप देखो जो आधुनिक आविष्कार होते हैं ना इसको खतरा माना है लेखक ने, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, कुछ तत्काल और शानदार परिणाम तो देते हैं। मतलब आप देखो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, वाह भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये देखो क्षण भर की खुशी है, लेकिन क्या करता है ना इसका प्रभाव क्षणिक खुशी के अस्थाई अच्छाई को दूर कर रहा है। मतलब थोड़ी देर की खुशी के बदले ये क्या करती है ना, हमारी जो अस्थाई खुशी है उसको ले लेती है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक चीज़ के लिए 1000 रुपया वेस्ट कर रहे हो, वही बात है अगर 1 रुपये के लिए क्या कर रहे हो आप 1000 रुपीज़ को वेस्ट कर रहे हो, तो उसी तरह क्या कर रहे हो आप, जो आधुनिक आविष्कार है उसके लिए आप अपनी सभ्यता को वेस्ट कर रहे हो। तो ठीक वैसा ही है। तो आप क्या करोगे भाई, 1000 को बचाओगे, 1 रुपये का क्या होगा, 1000 रहेगा तो बहुत 1 रुपया है, उसमें 1001 रुपया है, ठीक है। तो इसे बचाइए, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देखो कि व्हाट डज द ऑथर प्रीफर फॉर मेटरलिज्म, मतलब उन्होंने भौतिकवाद को आत्मनिषेध क्यों कहा, ठीक है। तो आप देखो कि द ऑथर प्रीफर वांट सेल्फ डेनियल फॉर मेटरलिज्म, मतलब लेखक चाहते हैं कि भौतिकवाद को आत्मनिषेध कहा जाए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन था कि उन्होंने क्या कहा मेटरलिज्म को, आधुनिक सभ्यता को क्या कहा, ठीक है। मेरा ध्यान कहीं और था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि उन्होंने भौतिकवाद को क्या कहा, तो आंसर क्या हो जाएगा कि उन्होंने भौतिकवाद को आत्मनिषेध कहा। मतलब ये क्या करती है ना, आपको फालतू में आपके ही जाल में फंसा देती है। आपका मन का इच्छा बढ़ जाएगा, आपकी चाहत बढ़ जाएगी और आपका ध्यान क्या होगा, फालतू की चीज़ों की तरफ लग जाएगा। आप उधर ध्यान नहीं दोगे जिधर आपको देना चाहिए, आपका मन भटक जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मेटरलिज्म को ये कहा, ठीक है। फिर आप देखो व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो सभ्यता है ना वो किस बात पर निर्भर है, किस चीज़ों पर निर्भर है। तो आप देखो आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन रिस्ट्रिक्टिंग आवर वांट सेल्फ डेनियल, ठीक है। मतलब हमारी सभ्यता हमारी इच्छा को नकारने पर निर्भर है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को मना कर दो, अब ये नहीं कि आपको कोई पानी दे रहा है आप मना कर दो, मतलब फालतू की चीज़ों को आप मना कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, क्षमा कर रहे हो। तो इसी पर क्या है, हमारा जो सभ्यता है ना वो निर्भर है। आप देखो भारत के जो लोग होते हैं ना उनमें दया की भाव बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो भी ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे घर कोई भूखे आ जाते हैं ना तो आपके पास भले ही 2 रोटी होगी, आप खुद नहीं खाओगे, आप क्या करोगे, पहले उसको खिलाना चाहोगे। तो ये भारत की विशेषता है। तो ये किस पर है, आप देखो ये कहीं ना कहीं त्याग है। आप देखो जो रामायण आप पढ़े होगे, राम जी थे, उन्होंने क्या किया कि राज गद्दी छोड़कर, राज सिंहासन छोड़कर अपनी माँ की आज्ञा पर उस सब का त्याग करके वो वनवास के लिए चले गए, और वो भी बिल्कुल 14 वर्षों के लिए, ठीक है। महाभारत में देखो आप जो पांडव थे वो भी क्या किए कि राज गद्दी को त्याग करके उनको भी वनवास दे दिया गया था, अज्ञातवास दे दिया गया था। तो आप देखो किस तरह जो भारत की सभ्यता है ना वो त्याग पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर देखो व्हाट इज सिविलाइजेशन इज रियल सेंस ऑफ द टर्म, मतलब जो सभ्यता है, ठीक है, इसका
वास्तविक अर्थ क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स, मतलब चाहत के प्रलाप और स्वैच्छिक प्रतिबंध की शब्द का वास्तविक अर्थ सभ्यता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी जो चाहत है उसको प्रलाप कर रहे हो, मतलब उसको छोड़ दे रहे हो, त्याग दे रहे हो। और स्वैच्छिक प्रतिबंध मतलब आपको अपने मन पे खुद प्रतिबंध लगा रहे हो। मतलब ये नहीं कि आपको अगर आईफोन चाहिए ना तो आपको मम्मी मना करे कि नहीं बेटा अभी आईफोन नहीं आपको दिलवाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। आप खुद क्या करो, अपने मन पर ये प्रतिबंध लगाओ, तो ये सभ्यता है। मतलब आप दूसरे के कहने पे खुद को ना रोको, आप खुद के मन से। भाई अब जब कोई मना कर रहा है तब आप रुक रहे हो तो ये कौन सी बड़ी बात है, तब तो कोई भी रुकना ही पड़ता है। अगर मम्मी बोल दी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो मम्मी की बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन आप अगर खुद से क्या करो कि मम्मी को बोलो कि नहीं मम्मी ये फालतू खर्च आप मेरे लिए ये मत करो, आप मुझे यही दिला दो, तो ये आपकी अच्छा है, मम्मी भी आपकी खुश होगी। मतलब देखो किस तरह मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या है कि आप अगर खुद से आप अपने आप को रोकते हो ना, मन पे कंट्रोल करते हो, तो ये आपकी बड़ाई वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरे को कहने पे वो कर रहे हो तो ये भाई कोई बात नहीं है, आप डांट सुन के कर रहे हो, यही मतलब होता है, तो वो बात है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हम जो ये चैप्टर है वो रहने देते हैं, ये वीडियो रहने देते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसका सेकंड वीडियो मैं आपको कल परसों में आपको दे दूंगी, ठीक है। तो इसी तरह पहले ये बहुत सारा है, पहले ये लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, तब तक आपका सेकंड वीडियो भी आ जाएगा। और इस तरह पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।